दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो नए विषय को लेकर। दोस्तों मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से हूँ और आप लोग का महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की और भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, लोगों को और बताएं और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। और ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले तक, बल्कि आज तक भी, कल तक भी, कि इंडिया गठबंधन का वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। रोज ये अफवाह उड़ती थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया है या टूट रहा है या फिनिश। ये इसलिए भी था कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे वो ही इस तरह की बातें कर रहे थे और मीडिया जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने रख रहा था। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तो दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात और ज्यादा उड़ गई। जबकि पंजाब में भी उन्होंने यही बात कही थी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब किसी ने नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। तब इंडिया गठबंधन था। और अब आज जो दिल्ली में ये बात कही जा रही है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने और कुछ पार्टियों ने उनको इस बात के लिए समर्थन कर दिया कि हम केजरीवाल के साथ हैं। मतलब केजरीवाल के साथ होने का मतलब कांग्रेस के खिलाफ होना, और कांग्रेस के खिलाफ होने का मतलब है इंडिया गठबंधन के खिलाफ होना। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए बना था और सीटों के बंटवारे के लिए बना था कि भाई आपस में सीटें जो एक ही सीट पर सारे लोग लड़ते हैं तो वोट आपस में कट जाता है, और इसलिए हमने एक गठबंधन बनाया कि सीटें हम आपस में बांट लें, और उस सीटें बांट लेने से वोट नहीं कटेगा आपस में और भारतीय जनता पार्टी गफलत में आ जाएगी। और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का नारा लगा रही थी, वहां 240 पर अटक गई। और अगर अच्छी स्ट्रेटेजी कुछ बनाती है इंडिया गठबंधन, तो मेरा ख्याल है, हमने तो पहले ही कहा था कि 200 पर ही अटक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ गलतियां हुई और 400 पार से 240 पर ही टिक गए। 240 से 200 तक नहीं आ पाए। खैर, लेकिन ये जो गठबंधन था, अब जो बाद में जो चुनाव हुए, जैसे हरियाणा में तो अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र में जरूर सब मिलकर के लड़े, सब पार्टियां ने अपनी अपनी सीटें बांटी, लेकिन वहां पे भी हारे, हरियाणा में भी हारे। और हरियाणा और भी ये हारने से इंडिया गठबंधन का जो इकबाल था वो कम हुआ और लोगों को लगा कब ये खत्म हो गया। इधर ममता बनर्जी ने टीएमसी की नेता जो हैं बंगाल में, उन्होंने एक राग अलग छेड़ दिया कि इंडिया गठबंधन का अगर मुझे संयोजक बना दिया जाए तो मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये कैसे संभव है कि बंगाल में बैठ कर के आप पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करो?
अगर ये संभव होता तो इंडिया गठबंधन कभी का काफी आगे बढ़ गया होता। तो इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है, लूज, कोई बहुत डिसिप्लिन और ऐसा नियम कानून से बंधा हुआ नहीं है। और ममता बनर्जी तो खुद ही पार्लियामेंट में भी एक भी सीट किसी और को नहीं दी, खुद ही सारी सीटें लड़ी। फिर वो ये बात कैसे कह सकती है कि, और सब पार्टियों के अपने अपने अंदर के कंट्राडिक्शन हैं जो उन्हें इस तरह की बातें बोलने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब अपनी पार्टी को कमजोर न दिखाने के चक्कर में इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा दें तो वो बात चल जाएगी। और यही सब लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को रॉन्ग बॉक्स में रख करके सारे लोग जो है ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, इन सब ने ही ममता बनर्जी की इस बात को सपोर्ट किया कि ममता बनर्जी को अगर वो दे दिया जाए नेतृत्व तो हम उनके साथ हैं, ऐसा दिखाया गया। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी तो सिर्फ एक प्रदेश में है, और बल्कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सबकी एक प्रदेश में है और सबका ऑल इंडिया बेस कोई बेस नहीं है, इसलिए किसी और को नेतृत्व देना संभव नहीं है। ये हो सकता है कि इसके कुछ उप संयोजक बना दिए जाएं जो अलग अलग स्टेट्स में या कुछ जोन्स में काम करें। अब ये जैसे शरद पवार की पार्टी है, अब शरद पवार की पार्टी का जो वजूद था वो बीजेपी ने पहले ही खत्म कर दिया, तोड़ दिया, उसको आधे कर दिए। और फिर अभी विधानसभा चुनाव में फिर दुर्गति हुई। अब वो दुर्गति हुई तो कांग्रेस उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती? लेकिन ये सारे दल कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान करके अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उससे इन सब क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर पानी फिर गया या ये सब ध्वस्त हो गई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है, इंटेक है, कहीं टूट फूट नहीं है उसमें, और हम एक साथ हैं और पार्लियामेंट में फिर से एक साथ दिखेंगे और आगे की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। तो ये बयान जो है कांग्रेस के भी पक्ष में है, राहुल गांधी के भी पक्ष में है, अखिलेश के भी पक्ष में है। और उन्होंने कहा मिल्कीपुर में हम मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से हम जीत दर्ज करें। और इसी तरह का एक बयान कल राहुल गांधी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव की शुरुआत करते हुए सीलमपुर की रैली में दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही है और हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ हैं, और ये दोनों पार्टियां एक तरह की पार्टियां हैं और दोनों का विश्वास हिंदुइज्म और उसी में है। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गैर बराबरी की जहाँ भी बात होगी हम वहाँ सबसे आगे खड़े मिलेंगे।
फिर उन्होंने जाति जनगणना की बात की, उन्होंने आरक्षण को बचाने की, उन्होंने संविधान को बचाने की बात की। तो इससे उनकी गंभीरता की समझ बढ़ी। और राहुल गांधी का पूरा भाषण समाजवाद की ओर कांग्रेस के प्रस्थान का सूचक है। और फिर खड़गे, गहलोत, पासवान क्या, पायलट और प्रियंका, ये सब लोग दिल्ली के चुनाव में सक्रिय हो गए। संविधान, गैर बराबरी, समता, आरक्षण, जाति जनगणना, धर्मनिरपेक्षता सभी समाजवाद के ही तत्व हैं और राहुल गांधी इन पर चलने की बात कर रहे थे। तो एक विचारधारात्मक लड़ाई अगर आप बनाएंगे चुनाव को तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप भी जनेऊ दिखाएंगे और मंदिरों के दर्शन करेंगे तो फिर उसमें तो बीजेपी ही चैंपियन रहेगी, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। और अब ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन बिना विपक्ष का वजूद खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और यह भी सच है कि आप कांग्रेस की कितनी भी आलोचना करें, कांग्रेस के 100 सांसद लोकसभा में हैं और उसे अलग करके इंडिया गठबंधन के कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सही बात समझते हुए अखिलेश ने ये बयान दिया, इंडिया गठबंधन इंटेक रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए बरकरार रहेगा या नहीं। अब सवाल इंडिया गठबंधन का ही नहीं है, एनडीए में भी बड़ी फूट है, लेकिन उस फूट को क्योंकि मीडिया जो है और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीजेपी के हाथ में है, सरकार ने उसको दबा के रखा हुआ है, इसलिए वो बातें ज़्यादा उछलती नहीं है और ज़्यादा मीडिया में प्रसारित नहीं होती, इसलिए एनडीए की बात नहीं होती है। लेकिन एनडीए में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। अब हर मकर संक्रांति को बिहार में दही चूड़ा भोज होता है और सभी विपक्ष के सभी बड़े नेता जो है ये भोज आयोजित करते हैं। जैसे इफ्तार की पार्टी का आयोजन होता है, उसी तरह से ये दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है और इसमें बड़ी राजनीति भी होती है। अब आप कल ही देख लीजिए, अब आप कल ही देख लीजिए कि एनडीए की घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान रामविलास पासवान के पुत्र जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने वो मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने एक भोज का आयोजन किया आज और उसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाया और राज्यपाल को भी बुलाया और बाकी सारे लोगों को भी बुलाया, शायद राज्यपाल। तो वहां पर मुख्यमंत्री जल्दी चले गए और उस भोज स्थल पर जब पहुंचे तो वहाँ पार्टी के अध्यक्ष तो थे, लेकिन बाकी और कोई लोग, मतलब खास तो जो मेजबान थे चिराग पासवान, वो थे ही नहीं वहाँ पर। तो मुख्यमंत्री को लगा कि ये मेरी इंसल्ट है, तो वो वहाँ पर रामविलास पासवान की तस्वीर को माल्यार्पण करके वहाँ से निकल गए। इसी तरह से कल, मतलब 13 तारीख को विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा नेता भी हैं,
ने एक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। उसमें राज्यपाल को भी बुलाया, मुख्यमंत्री को भी बुलाया और एनडीए के घटक दल के सारे नेताओं को बुलाया, मंत्रियों को भी बुलाया। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए, लेकिन राज्यपाल आए उसके पहले ही निकल गए। तो ये जो एक राजनीति हो रही है, किस तरह की राजनीति हो रही है, इसका आंकलन अब आप लोगों पर ही छोड़ते हैं हम, कि इसका आप आंकलन करें कि ये क्या राजनीति है कि गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब नहीं आए उसके पहले मुख्यमंत्री निकल गए, कहीं मुख्यमंत्री पहुंचे वहाँ मेजबान का ही पता नहीं था। अब कल भी एक आयोजन है, इसके बीच में लालू यादव ने भी एक अपना सिंपल वे में एक दही चूड़ा का आयोजन किया है, लेकिन कल ये फिर पशुपति पारस जो पहले रामविलास पासवान के भाई हैं और एमपी थे, अभी भी हैं शायद राज्यसभा में, और वो जो है मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी की सरकार में, अभी उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और उस पार्टी से कल दही चूड़े का आयोजन किया है। उसमें लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी को भी बुलाया गया है, गवर्नर साहब को भी बुलाया गया है और नीतीश कुमार जी को भी बुलाया गया है, बाकी सारे लोगों को बुलाया ही होगा। तो अब देखना यह है कि कल असली जो सियासत है, असली जो वहां पर क्या होता है, ये देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें इस दही चूड़े से जुड़ी हुई है। अब ये दही चूड़ा की राजनीति में कल लालू यादव और नीतीश कुमार की भेंट होगी कि नहीं होगी, गवर्नर साहब उनके साथ वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आके पहले निकल जाएंगे या निकल के पहले ये लोग पहले निकल जाएंगे, पता नहीं क्या होगा और क्या बातचीत होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इससे राजनीतिक में बदलाव की जो गुंजाइश है वो और बढ़ रही है। खैर, हम दही चूड़ा से आगे चलते हैं। बिहार राजनीति गर्म है और नीतीश के पलटने की अफवाह लगातार खबरों में है, बनी हुई है। इधर नायडू भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके 16 एमपी हैं जिन्होंने इस सरकार को समर्थन दे रखा है, और उसी की बैसाखी पर ये नीतीश और नायडू की बैसाखी पर ही ये सरकार टिकी हुई है। अगर ये दोनों जने अपनी बैसाखियां हटा ले तो कल सरकार गिर जाए। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने तो अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर ही प्रकट की है और महाराष्ट्र में शिंदे भी भयभीत है। उन्हें डर है कि कहीं भाजपा शिंदे गुट के 8 सांसदों को तोड़कर भाजपा में न मिला ले। अभी क्षेत्रीय दलों के भय का एक कारण ये एक देश एक चुनाव भी है। इन दलों को ये लगता है कि इस अध्यादेश के पास होने पर क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए भी एनडीए में फूट नजर आ रही है। वो बात अलग है कि मीडिया इस फूट को उछाल नहीं रहा है। दोस्तों, कल हमने विश्व मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टिना जार्जिवा के बयान के माध्यम से बताया था कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गोल्ड लोन के गुब्बारे को बहुत फुलाया जा रहा था और बहुत कसीदे पढ़ाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये सबसे सुरक्षित लोन है, इसमें कोई खतरा नहीं है डूबने का।
लोन डूबने का कोई खतरा नहीं है और खूब लोन दिया गया। लेकिन आज गोल्ड लोन की ये स्कीम हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है। 30% गोल्ड लोन वापस नहीं आ रहा है। ऐसे में यह लोन एनपीए हो रहा है और 30% एनपीए का मतलब है 6,696 करोड़ रुपए वापस नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था बता रही है। तो ये तो खैर त्रासदी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और हमें लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों, दोस्तों और परिवारजन को और सोशल मीडिया पर इसको फॉरवर्ड करें और लोगों से कहें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं एक बार ये बात कहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले नए किसी विषय पर वीडियो के साथ। धन्यवाद।